स्टूडेंट कर कमाल कुछ ऐसा कि बोर्ड एग्जाम में नंबर बरसे पानी जैसा। देखो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो को लास्ट तक के स्टूडेंट के लिए सबसे स्पेशल वीडियो है। पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 साइंस 70 नंबर पक्का, बिल्कुल पक्का। क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो में मैं 70 के 70 मार्क कराने वाला हूं। आपको 1 घंटे से ऊपर ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय हैं, अति लघुत्तरीय हैं, लघुत्तरीय हैं, दीर्घोत्तरीय हैं, कुल मिलाकर जो 70 मार्क के आपके क्वेश्चन आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय हैं, वो सब कराने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इस वीडियो को करना क्या है, आप लोगों को इतना ज्यादा शेयर कर देना है कि इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक तक जरूर ले जाना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट, ठीक है। और अगर हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, इस लाइक को 5000 लाइक तक पहुंचाना है स्टूडेंट। चलिए, क्लास 10 साइंस में बहुविकल्पीय प्रश्न 11 अंक के आते हैं, ये बिल्कुल पक्का होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। अति लघुत्तरीय प्रश्न 18 अंक के आते हैं, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर लघुत्तरीय प्रश्न 20 अंक के आते हैं, ठीक है, 20 अंक के, और फिर 21 अंक के दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न 7 अंक की। चलो काउंट करते हैं, 70 अंक का पेपर है आपका, और कितने अंक देखो, 8 1 9 1 10 के 0, ठीक है, और 2 2 4 1 5 1 6 1 7, यानी कि ये 70 अंक इस वीडियो में कराने वाला हूँ। हर एक चीज का मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और विथ आंसर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं पहला वीडियो। क्लास 10 साइंस का 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आपका 40 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को आप लोगों को लाइक करके 1000 लाइक तक पहुंचाना है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो हमारा ये इतना मेहनत करना बेकार है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और 1000 लाइक जल्द से जल्द पहुंचाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और हम लोग आज बहुत ही बड़ा वीडियो देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो देखने वाले हैं, तो इसे लाइक जरूर करना स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखो यहां लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1, Fe2O3 + 2AL, ठीक है। फिर यहां आपको गिव्स आउट, यानी कि Al2O3 + 2Fe। अब इसमें बताना है कौन सी अभिक्रिया हुई है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है, और इसमें बताना है कौन सी अभिक्रिया हुई है। तो ये तो हमारे सभी बच्चे जानते होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़ा दिया है, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ये कौन सी अभिक्रिया होगी, इसका एग्जाम्पल भी बताया था। तो अगर आप लोग 1 से लेकर 11 लेसन तक का लेसन नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक वीडियो में एक लेसन पढ़ाया गया है, और 11 लेसन समाप्त कर दिया गया है, तो सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहां बताओ, देखो स्टूडेंट, जो ये Fe है ना, देखो जो ये Fe है, Fe, ठीक है, देखो समझना, Fe को जो Al है इसका स्थान हटा देता है, और ये Al2O3 को अपनी तरफ ले लेता है, Al2O3 हो जाता है। ये Al2 जो है ना, 2Al जो है यहाँ Al2 हो जाता है, O3 इसके साथ आ जाता है, और Fe2 को इधर बाहर निकाल देता है, यानी कि ये जो है ये इसका स्थान ग्रहण कर लेता है, इससे अलग कर देता है। तो अगर ऐसी अभिक्रिया हो तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये एक दूसरे को विस्थापित कर रही है, ये इसे विस्थापित कर स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लेती हैं, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ ही गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा ईजी है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन का पीएच मान 5 है, या विलयन है, अगर कोई विलयन है स्टूडेंट उसका 7 से नीचे हो, उसका जो पीएच मान है 7 से नीचे हो, तो आपको क्या कहना है, वो विलयन सीधा अम्लीय ठोक देना है, ठीक है। वो विलयन सीधा अम्लीय होगा। अगर आपका 7 के ऊपर है, अगर कह दे 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, तो वो आपका सीधा क्षारीय होगा। लेकिन अगर ये देखो 7 से नीचे है या ऊपर, 7 से नीचे है, तो ये सीधा आप लोग अम्लीय ठोक दो, ठीक है, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट। देखो अगला है शुद्ध जल का पीएच मान। देखो अगर कोई भी शुद्ध जल है तो उसका कोई स्वाद तो होता नहीं, अगर अम्लीय होगा तो खट्टा होगा, क्षारीय होगा तो कड़वा होगा। पानी क्या होता है, शुद्ध होता है। तो अब देखो 7 के नीचे और 7 के ऊपर बात किया गया है, 7 को छोड़ दिया गया है, क्यों? क्योंकि ये जो होता है उदासीन होता है, उदासीन का अर्थ है जल। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 0 नहीं होता, ना 1 होता, ना 14 होता है, कुछ नहीं, केवल 7 होता है। इसका जो पीएच मान होगा वो 7 होगा, किसका? शुद्ध जल का, ठीक है। यहाँ तो आपको सब कुछ समझ में आ ही रहे होंगे।
तो आई होप कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। अगर कोई क्षार है और क्षार के साथ हम लोग हल्दी मिला दें तो उसका रंग क्या होगा? पीला, भूरा, लाल या नारंगी या अपरिवर्तित रहता है। स्टूडेंट, अगर हम कोई क्षारक है और उसमें हल्दी मिला दें, हल्दी, तो उसका रंग क्या हो जाएगा? स्टूडेंट, इसका रंग जो होगा वो भूरा लाल हो जाएगा, भूरा लाल हो जाएगा, क्योंकि हल्दी कुछ मतलब पीले कलर की होती है। लेकिन जब उसमें हम जब क्षारक मिलाएंगे तो पीला थोड़ा नहीं रह जाएगा, पीला नहीं रहेगा, फिर उसमें कोई दूसरा कलर आएगा तो वो होगा भूरा लाल रंग का। ठीक है, यहाँ 4 क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, और अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। एंटीमनी है, बताओ। आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटीमनी, जब आप लोग पढ़े होंगे धातु एवं अधातु चैप्टर। क्या है एंटीमनी? धातु है, आधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। स्टूडेंट, एंटीमनी जो है ना कि धातु है, ना आधातु है, ना मिश्र धातु है, ये उपधातु है। ये क्या है? उपधातु है। तो उपधातु का अगर कोई एग्जांपल पूछे तो सीधा एंटीमनी बता दो। ठीक है, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। तो ऐसे आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो आई होप कि आप लोग बता दोगे। ठीक है, तो एंटीमनी आप लोगों को समझ में आ गया। 6वां क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करेगा? स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी, जिसे मैंने पढ़ा दिया है। नहीं देखे हो तो आप लोग सर्च कर सकते हो, सक्रियता श्रेणी बाय श्रावण लेक्चरर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको जो भी हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, वो हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर देंगे। लेकिन जो आपके तत्व हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ आपके ऐसे है और यहाँ बीच में हाइड्रोजन है। ठीक है, ये H है, यहाँ पेन से समझाता हूं, ये बीच में H है। ठीक है, H है। अब ये देखो स्टूडेंट, अगर ये H है और ऊपर है, देखो ये बीच में है, अब नीचे वाले जो तत्व होंगे वो तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे और ऊपर वाले तत्व आसानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। अब सोचो नीचे वाले क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नीचे वाले हाइड्रोजन से ज्यादा गरीब हैं तो ये थोड़ा नहीं विस्थापित कर पाएंगे, और ऊपर वाले अमीर हैं तो ये इनको विस्थापित आसानी से कर देते हैं। ठीक है, तो अब सोचो कि इसमें से कौन से तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा? आप लोगों ने सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे तो तुरंत बता दोगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, जो यहाँ Cu होता है वो हाइड्रोजन से नीचे होता है तो ये तो विस्थापित कर नहीं पाएगा। Ag भी नीचे होता है, Mg आपका ऊपर होता है, Pt नीचे होता है, तो ये आपका Mg ऊपर होता है और ये Mg जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अगर कोई धातु है, धातु में से अम्ल हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित कर देगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आगे बहुत ही ज्यादा इजी है स्टूडेंट। तो ये था 6वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? अब यहाँ बात आती है जर्मन सिल्वर। अब इसमें से आपको बताना है जो जर्मन सिल्वर है इसमें से कौन सी धातु नहीं होती है। देखो स्टूडेंट, जो जर्मन सिल्वर है वो Cu नहीं है, Zn नहीं है, कि Ag नहीं है, कि Ni नहीं है। इसमें से जो जर्मन सिल्वर है कौन सी धातु नहीं होती है? बताओ, नहीं जानते? देखो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो Ag होगा। ठीक है, ये जर्मन सिल्वर की धातु नहीं है। ठीक है, ये कौन सी धातु नहीं है? तो ये Ag। ठीक है, पीतल है। पीतल बताओ क्या है स्टूडेंट? पीतल क्या है? धातु है, आधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। पीतल, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। स्टूडेंट, जो पीतल है, पीतल जो है वो आपका क्या है? धातु, आधातु, मिश्र धातु, उपधातु। ये आपका जो है पीतल वो है स्टूडेंट मिश्र धातु। तो अगर आपसे कोई पीतल का एग्जाम्पल पूछे तो वो बताना है मिश्र धातु। ठीक है, अगर आपको मिश्र धातु लिखना आ जाए तो मिश्र धातु का परिभाषा लिखो, फिर एग्जाम्पल पीतल लिख दो। ठीक है, अमलगम होते हैं। अमलगम क्या होते हैं? उपधातु या मिश्र धातु या विषमांगी मिश्रण या फिर यौगिक। अमलगम, अमलगम क्या होते हैं स्टूडेंट? यहाँ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट, अमलगम जो होते हैं वो क्या होते हैं? आप बताओ, उपधातु है, यौगिक है, या मिश्र धातु या विषमांगी मिश्रण? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो अमलगम है वो ना उपधातु है, ना मिश्र धातु है, ठीक है, ना आपका यौगिक है। ये जो है एक मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण, जिसे समान अनुपात में मिलाया जाता है तब अमलगम बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, अमलगम, अमलगम को भी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब बताओ, अगला क्वेश्चन है एल्कोनो, जो एल्केन होते हैं उसका सामान्य सूत्र होता है। ये आपका कार्बन तथा उनके यौगिक रिलेशन से आ गया। ठीक है, बताओ एल्केन जो होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन मैंने पढ़ाया है IUPAC नेम में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताता हूँ बेसिक। देखो
एल्केन, तीन चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए, तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब आपको इसमें से एक का सूत्र पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर तीनों का सूत्र आप लोग तुरंत बताओगे, ठीक है। देखो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, देखो CnH2n+2 या CnH2n-2 या CN2n या फिर ये C2H4। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है स्टूडेंट वो है CnH2n+2। अब देखो स्टूडेंट ये CnH2n+2 है, अगर ये CnH2n+2 है तो यहाँ अब आपको क्या करना है, इस +2 को हटाकर CnH2n कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपका 2 गायब हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 जुड़ा लेकिन यहाँ गायब हो गया, अब इसमें से 2 और गायब होगा, कैसे, CnH2n-2 कर देना है। देखो यहाँ तो आपका पहले प्लस था, देखो स्टूडेंट यहाँ तो पहले आपका ये 2 प्लस था, लेकिन यहाँ फिर शून्य हो गया, फिर ये माइनस में चला गया, मतलब ये घटते हुए क्रम में आया, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसका जो एल्केन का होता है वो CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है। इसका होता है एल्काइन का CnH2n-2। यहाँ बहुत ईजी है ना, तो ये आपको याद रखना है एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का एल्कीन एल्काइन चाहे जो पूछ ले बता दोगे, आई होप कि आप लोगों को पता हो गया। तो यहाँ आपको पता चला एल्केन का सामान्य सूत्र एल्कीन एल्काइन का। अब हम लोग आगे देखेंगे बहुविकल्पीय। अगला है C2H6 का IUPAC नेम है। C2H6 का IUPAC नेम क्या होगा बताओ। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 4 में, याद करो। C2H6 का IUPAC नेम बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे भी नहीं भी जानते होंगे। ये आपका क्या है, ये स्टूडेंट आपका है क्या, ये आपका है एथेन। कैसे, इसमें 2 कार्बन की संख्या है तो मेथ और एथ, यहाँ अगर 2 कार्बन की संख्या होगी तो उसे एथ कहा जाता है। और ये क्या है, एल्केन समूह का है, क्योंकि आप लोग यहाँ सूत्र फॉलो करोगे तो यहाँ CN यानी कि CN यानी कि C के स्थान पर 2 है, H2N और H और 2 से गुणा कर दो, और N की संख्या यहाँ 2 है, 2 + 2 = 6। तो यहाँ आपका ये होगा एथेन, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। आपके पास ये दिए गए हैं, इसमें से क्षारीय धातु है, बताओ क्षारीय धातु कौन सा है। निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है Na या Al या We या Zn, बताओ क्षारीय धातु। इसमें से जो आपका क्षारीय धातु है वो Na है स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब हम लोग ऐसे आगे देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट, ठीक है। देखो यहाँ जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को लिखना कैसे है, जैसे यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इस प्रश्न को आपको अपने कॉपी में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ देखो लिखा है, तो यहाँ आपको प्रश्न नंबर 1 डालना है, ठीक है। और यहाँ देखो जैसे समतल, यहाँ आपको लिखना है समतल दर्पण, यहाँ मैंने इस प्रश्न को लिया है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ आपको ऐसे अपने कॉपी में लिखना है, लाइन वाली कॉपी में जैसे मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब इसको मैंने टिक लगा लिया है, क्योंकि इसका मैंने आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे लाना है, ठीक है, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो 0 या 25 सेंटीमीटर या अनंत या -25 सेंटीमीटर। तो आपका अनंत बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ डालना क्या है, यहाँ आपको डालना है, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि उत्तर, और यहाँ डालना है C नंबर, ठीक है, और लिखना है अनंत। अनंत के बाद यहाँ आप लोग मारिए टिक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्योंकि आपको ऐसे ही लिखना है, आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारे आपके पेपर ऐसे होंगे। तो आपको ऐसे लिखना है, चारों आपको नहीं लिखना है, चारों जो ये विकल्प होते हैं केवल एक को लिखकर ऐसे टिक मार दो, आपका पूरे में पूरे मार्क 1 में 1 मिलेगा। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो वो मैं आप लोगों को बता दिया कैसे लिखना है। बस देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखो आपको पता है, सूत्र तो पता ही होगा क्या है। देखो इसकी वक्रता त्रिज्या है, तो आपको पता है F = R/2 होता है, ठीक है, ये तो पता है। अब देखो ये वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या की जगह 20 रखो और /2, तो यहाँ आएगा F = 10। लेकिन ये याद रखना कि जो आपका अवतल दर्पण है, इसकी जो फोकस दूरी होती है स्टूडेंट, वो हमेशा ऋणात्मक होती है।
तो ये आएगा -10। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए आएगा -10। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा -10। ये याद रखना, क्योंकि अगर आप लोग +10 पे मारोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये आएगा -10। अगला, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखो स्टूडेंट, जो समतल दर्पण होते हैं, ठीक है, समतल दर्पण की हमेशा, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। आपके ऑप्शन है एक, एक से अधिक, एक से कम या इनफाइनाइट। तो अगर आपको सही आंसर बताना है तो वो एक ही होगा, क्योंकि समतल दर्पण की जो क्या बना प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है, जो आवर्धन होता है वो एक ही होता है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था, वो कौन सा सही है बताओ? एफ तथा आर में संबंध, जो एफ तथा आर में संबंध है वो कौन सा सही है? आर बराबर F/2, आर बराबर F/2 होता है स्टूडेंट? नहीं, क्योंकि F बराबर R/2 होता है, और अगर हम R का मान ज्ञात करेंगे तो R बराबर 2F हो जाएगा, ना कि R/2। ठीक है, ना कि F/2, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका गलत है, गलत है ना। और R F के बराबर है, ये भी गलत है, और ये आपका बिल्कुल गलत है, 4F के बराबर नहीं होता, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, R बराबर 2F, अभी मैंने दिखाया ना, R बराबर 2F। ठीक है, तो ये आपका सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल का प्रयोग किया जाता है? नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग तो किया ही जाता है। प्लास्टिक, देखो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। मिट्टी का प्रयोग हम लोग जो लेंस है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, इन सबको बनाने में नहीं करते हैं, तो ये आपका गलत है। तो ये आपको याद हो गया 5। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखो, 1 मीटर फोकस दूरी है, क्या है? 1 मीटर फोकस दूरी, ठीक है, के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखो स्टूडेंट, अगर 1 मीटर फोकस दूरी है तो उसकी उत्तल लेंस की क्षमता होगी क्या? आपके पास ऑप्शन है, बताओ, गेस करो। देखो, -1 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, +1 डायोप्टर, +1.5 डायोप्टर। तो आपका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा? +1 डायोप्टर, क्योंकि ये प्लस में होगा, क्योंकि ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, एक और प्रश्न नंबर 7 देखो, अभी और सारे प्रश्न है। ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता 5 डायोप्टर है और इसकी फोकस दूरी होगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आपको ऑप्शन मिला है सब सेंटीमीटर में, ना कि मीटर में। ठीक है, तो इसकी जो देखो क्षमता, ठीक है, क्षमता क्या होगी? तो देखो स्टूडेंट, इसकी जो क्षमता, सॉरी 5D है, तो फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो F बराबर, फोकस दूरी बताना है, तो F बराबर देखो 1/, क्या है? 5 है, तो 5 डायोप्टर। लेकिन ये 1 अगर आप रखोगे तो इसका आंसर मीटर में आएगा, लेकिन अगर आप इसे 100 कर दो तो इसका जो उत्तर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। 100 करोगे तो सेंटीमीटर, क्योंकि ये मीटर में होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर में कर दिए। ठीक है, तो यहाँ F बराबर जो आएगा 20 सेंटीमीटर आएगा। F बराबर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से जो आपका एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, सॉरी ऊपर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर की फोकस दूरी कितनी होगी? 20, क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। 7 का कौन सा आंसर सही है? 20। तो ये आपका आएगा 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न नंबर 8, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी, देखो यहां मैं आप लोगों को इसी पेज में समझा रहा हूं। एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है देख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो फोकस दूरी है स्टूडेंट वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपने पढ़ा था F बराबर R/2, और आपको क्या ज्ञात करना है? R, तो R बराबर 2F। ठीक है, तो यहाँ R बराबर 2F, यानी कि 2 की जगह आप 2 और यहाँ 10 रखो, बराबर 20 सेंटीमीटर स्टूडेंट बिल्कुल सही रहेगा। इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो 20 सेंटीमीटर आपका सही रहेगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन,
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। निर्वात में अगर देखा जाए प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल होगी, एक सूत्र होता है स्टूडेंट कि प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अपान अपवर्तनांक, ठीक है, जो अपवर्तनांक है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है स्टूडेंट, यहां समझ लो, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, ठीक है, अपान जो अपवर्तनांक है। तो यहां इसको काटोगे तो 2 आएगा, क्योंकि 1.5 है तो 1.5 × 3, तो यहां आएगा 2 × 10⁸, या आप लोग इसे लिख सकते हो 2.0 × 10⁸, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। उसका जो सही आंसर होगा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है, यहाँ सॉरी, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है, समतल दर्पण का या उत्तल लेंस का या उत्तल दर्पण के या अवतल दर्पण का। तो आपका जो सही आंसर है स्टूडेंट वो कौन सा है बताओ, वो है उत्तल दर्पण। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं प्रश्न नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये सब बायोलॉजी के प्रश्न है, बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो सब बायोलॉजी के प्रश्न है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। आप लोग अगर प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है ना उसे देखे होंगे तो यहां बता सकते हो। देखो, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण में से ऑक्सीजन गैस कहां से निकलती है, ऑक्सीजन गैस वाटर में से निकलती है, जल में से निकलती है, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना ये जल आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, पाचन तंत्र पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन को आप लोग तुरंत ही बता सकते हो। उस पाचन तंत्र की क्रिया में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बताया था। देखो क्या है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। आहार नाल जो है ना, आहार नाल जहां से भोजन एक नली के द्वारा जाता है तो उसमें सी के आकार की संरचना होती है, ठीक है। अगर आप लोग जैव प्रक्रम का पूरा अध्याय एक ही वीडियो में नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और आप लोग हर 1 से लेकर 11 लेसन तक चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 से लेकर 11 लेसन तक। देखो, रासायनिक अपक्रिया समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन तथा उनके यौगिक और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ऐसे ही आपको 11 लेसन तक तैयार कराया गया है। तो आप लोग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबको तैयार कर सकते हो। आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है अमाशय, ग्रसनी, गृहिणी और कृमिरूप परिशेषिका। तो आपका जो सही आंसर है स्टूडेंट वो कौन सा है, तो वो है स्टूडेंट गृहिणी। गृहिणी जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, एक मनुष्य में जो दुग्ध दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20 या 24 या 28 या 32, कितनी होती है जो दूध दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, 24, 28 या 32। तो आप लोग जानते होंगे इनकी जो संख्या होती है 20 होती है, ठीक है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अगला, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है, दांत 2 हो गए ना, दांत ये 2 ही आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन यार, आप लोग इसे रट लो, याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दांतों की संख्या होती है, बताओ 2, 4, 6, 8 क्या होता है, कितना होता है, तो इसकी जो सही आंसर वो होता है 6, ठीक है, 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन, रुधिर के कितने समूह होते हैं, रुधिर के कितने समूह होते हैं, पढ़ा है AVO, तो कितने समूह हुए, 4 समूह, तो 4 समूह है, तो ना ये सब गलत है, 6, 8, 2, सही क्या है 4, इनके कितने रुधिर के वर्ग होते हैं, 4 होते हैं समूह, ठीक है। अगला, मानव के हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है, एक मानव के हृदय में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय, कुल मिलाकर 4 होते हैं, ना कि 1, ना कि 0, ना कि 8, 4 आपका होता है मानव के हृदय में कक्षा की संख्या। तो यहां से 6 कंप्लीट हुए। अब हम लोग आगे देखेंगे 7वां। आगे देखो स्टूडेंट, फेफड़े से शुद्ध रक्त बहता है, बाएं अलिंद में AV है, बाएं निलय में C है, दाएं निलय में D है, दाहिने अलिंद में, बताओ शुद्ध रक्त कहां से बहता है,
तो अगर मैं सही आंसर बताऊं स्टूडेंट, वो क्या है? बाएं अलिंद में। कहा? बाएं अलिंद में, याद रखना, बाएं अलिंद में। और पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जा से जाइलम, जा से जल, तो जल का वाहन कौन करता है? जल का वाहन कौन करता है? जाइलम। भोजन का वाहन फ्लोएम, ऑक्सीजन और सभी का, तो इसमें से आपका ये सब गलत है और जल का वाहन करता है जाइलम। अगर फ्लोएम होता तो भोजन का वाहन। ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है। मनुष्य की जो वृक्क है एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। वृक्क है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से। क्या वृक्क जो है ना वो पोषण से संबंधित है, या उत्सर्जन से, या श्वसन से, या परिवहन से? तो अगर मैं बताऊं पोषण से बिल्कुल भी नहीं संबंधित है, श्वसन से भी नहीं, परिवहन से भी नहीं, तो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। अगर आप लोग उत्सर्जन तंत्र देखे होंगे तो उत्सर्जन तंत्र में वृक्क का जो बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा भाग है। ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन, पित्त रस का स्रावण होता है। जो पित्त रस होता है उसका स्रावण होता है कहां से? पित्ताशय से। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पित्ताशय से होता है। तो पहला है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। अगर जो दो तंत्रिका कोशिका होती है उनके मध्य जो खाली स्थान होता है उसे कहते हैं दुर्मिका, एक्सॉन, सिनेप्स या आवेग। तो इसका जो सही आंसर स्टूडेंट वो है सिनेप्स। जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स है। 4 हार्मोन्स दिए हुए हैं, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन और जिब्रेलिन्स। तो ये जो 4 हार्मोन्स हैं इनमें से पतझड़ से संबंधित कौन सा हार्मोन्स है? देखो, तो इसमें से जो पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स है वो है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। अगला है मादा लिंग हार्मोन्स हैं। इसमें से जो मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है, यहाँ देखो मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है, देखो एंड्रोजन या एस्ट्रोजन या इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है? तो इसमें से जो आपका सही आंसर स्टूडेंट वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपका सही आंसर है। ठीक है। अगला आंसर मास्टर ग्रंथि है। इसमें से मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखो थायराइड, ठीक है, पीनियल काय या पीयूष या एंड्रिनल। ठीक है। तो इनमें से जो मास्टर ग्रंथि है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपको बताना है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें से जो मास्टर ग्रंथि है उसी को हम लोग दूसरे नाम पीयूष ग्रंथि से भी जानते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, इतना याद रखना स्टूडेंट। अगला, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। जो इंसुलिन नामक हार्मोन है वो क्या स्रावित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1, जो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो स्रावित किससे होता है? अमाशय से, वृक्क से, यकृत से, अग्नाशय से। किससे ये इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है ये आप लोगों को बताना है। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है वो होता है अग्नाशय से। अग्नाशय से, ठीक है। उनके जो पाचन तंत्र पढ़े होंगे तो उसमें अग्नाशय, अमाशय, गृहिणी, पित्ताशय, ये सब उसमें मैंने दर्शाया है। सब कुछ जान गए होंगे कि कहाँ ये होता है, अग्नाशय कहाँ होता है, ये आप लोग बता दोगे तुरंत ही अगर उसे देखे होंगे तो। 6वां क्वेश्चन, पुष्प में कितने भाग होते हैं? अगर एक पुष्प लिया जाए साधारण तो उसमें कितने भाग होते हैं? आई होप कि आप लोग जानते होंगे पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो पुष्प में स्टूडेंट 4 भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? वाहिदल, दल और नर जननांग और मादा जननांग। ये सब पुष्प के भाग हैं चारों। परागकोश में होते हैं। अगर एक परागकोश है तो उसमें क्या होता है? नंबर 1 वाहिदल, नंबर 2 अंडाशय, नंबर 3 परागकण, नंबर 4 अंडप। तो जो परागकोश है, परागकोश वो नरजनन अंग है और उसके अंदर क्या पाया जाता है? परागकण। यही परागकण जब वर्तिकाग्र के ऊपर गिरता है तो वो क्या करता है? नीचे अंडाशय तक ले जाता है और फिर भ्रूण का निर्माण करता है। तो ये आपका परागकण जो होता है परागकोश के अंदर होता है। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है स्टूडेंट। देखो मुकुलन में पाया जाता है, मुकुलन में पाया जाता है। हाइड्रा में जो मुकुलन है वो पाया जाता है। इसे आप हटा दो।
मुकुलन पाया जाता है? बताओ। पहला हाइड्रा में, दूसरा प्लेनेरिया में, या अमीबा में, या सभी में। मतलब अगर मुकुलन हो रहा है तो किस में होता है? आप लोगों को मैंने पढ़ाया था मुकुलन की पूरी प्रक्रिया बुक से और अच्छे से नोट से, ठीक है। तो मुकुलन जो होता है स्टूडेंट वो किससे होता है? हाइड्रा में होता है। ये 4 ऑप्शन है, हाइड्रा में होता है मुकुलन, ठीक है, इतना याद रखना। अगला, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? फल। तो इसको आई होप कि आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, पुंकेसर, वर्तिका, बीजांड या अंडाशय। तो जो फल में बदलता है स्टूडेंट वो होता है अंडाशय। निषेचन के बाद फल में क्या बदल जाता है? अंडाशय, ठीक है। अगला, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखो यहाँ ऊपर तो था, मैंने हाइड्रा में बताया था, लेकिन इसमें हाइड्रा का ऑप्शन ही नहीं है, तो अब किस में होगा? यहाँ सॉरी स्टूडेंट, ईस्ट 2 बार लिखा हुआ है, तो इससे आप हटा दो ईस्ट को, और यहाँ आप लोग कर दो लेस्मानिया में, ठीक है। नंबर 1 अमीबा, नंबर 2 लेस्मेनिया, नंबर 3 ईस्ट में, नंबर 4 प्लाज्मोडियम में। तो इसका जो सही आंसर स्टूडेंट वो ईस्ट में है, ईस्ट में। एंड हम लोग कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी की हल किए और फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो आपका क्या है, हाँ, अनुवांशिकता एवं जैव विकास का, ठीक है। तो अनुवांशिकता एवं जैव विकास का देख लो। देखो, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट समय समय पर, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखो, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था? अनुवांशिकता एवं जैव विकास लेसन देखो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लो, सब कुछ बता दोगे ऐसे ही, ठीक है। मेंडल ने अपने इसमें पपीता का प्रयोग किया था? नहीं। आलू का? नहीं। अंगूर का? नहीं। तो मटर का प्रयोग किया था। बचा क्या? मटर। तो मटर का प्रयोग किया था मेंडल ने, जिसका नाम होता है वैज्ञानिक पायसम सटाइवम, ठीक है। यहाँ बताओ, गुणसूत्र किस पदार्थ से बना होता है? जो गुणसूत्र होता है वो किस पदार्थ से बना होता है स्टूडेंट? गुणसूत्र जो होता है वो किस पदार्थ से बना होता है? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से। क्या गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बना होता है? जीवन की उत्पत्ति हुई, बताओ जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कहां से हुई थी जीवन की उत्पत्ति? सागर में, धरती में, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में? वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट, ठीक है। बहुत कम लाइक आया है। तो यहाँ आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है सागर में। जो जीवन की उत्पत्ति है स्टूडेंट वो सागर में हुई है। कहां? सागर में। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब आपसे मैं पूछता हूं एक क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। यहां मैंने आप लोगों को इस लेसन को पढ़ा दिया है, तो आप लोग सही बताना, ठीक है। बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। यहां ही मैं पूछ लेता हूं। बताओ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक, बताओ कि 3:1 जो होता है, ठीक है, 3:1 प्राप्त होता है किसमें? एक संकर संकरण या द्विसंकर संकरण में? 3:1 एक संकर संकरण क्लास में या द्विसंकर संकरण क्लास में किसमें प्राप्त होता है? बताओ 3:1। आप लोग एक संकर संकरण या द्विसंकर संकरण देखे होंगे तो बता सकते हो 3:1, ठीक है। बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगला, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। बताओ, एक पुरुष होता है जो पुरुष, ठीक है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, यानी कि नर में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? एक्स होता है? नहीं, एक्स ये तो होंगे नहीं क्योंकि अलग अलग होते नहीं है। तो इसमें आपका XY बिल्कुल सही है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY होता है, ठीक है। समझ में आया? अब आप लोग एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। अब यहाँ पुरुष यानी कि नर में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि मादा का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? मादा का लिंग गुणसूत्र, भाई इसको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आप लोग ना कर पाओ तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इसको मैंने पढ़ा दिया तो बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं लगातार, ठीक है। अब इतने बड़े वीडियो बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए समय समय पर। देखो,
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीन शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है, मतलब शुद्ध गोल बीज बताओ। 7 लक्षण मेंडल के बताए हैं, बताओ शुद्ध गोल बीज कौन सा प्रदर्शित करता है। 7 लक्षण याद करो, 7 लक्षण बताओ ये क्या प्रदर्शित करेगा। ये शुद्ध बौना है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये आपका देखो ये आगे रहेगा ये पीछे रहेगा, लेकिन ये आपका गलत है, यहाँ आपका ये लंबा है और ये क्या है, ये शुद्ध गोल है स्टूडेंट, आर शुद्ध गोल बीज है। ठीक है, यहाँ आपके 5 तैयार हुए क्वेश्चन। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ आपसे मैं 5 में एक और पूछता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर सबका बताओ। ठीक है, बताओ। एक क्वेश्चन है वो कि आपका, हाँ क्वेश्चन कौन सा है वो है, बताओ पुष्प में कितने भाग होते हैं, बताओ। एक पुष्प है उसमें कितने भाग होते हैं, एक पुष्प है उसमें कितने भाग होते हैं। पुष्प को मैंने पढ़ाया है, बताओ। कमेंट बॉक्स से खाली उसमें आप लोग बताते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, आपके पास ये है और इसमें से बताओ अप्रभावी लक्षण है। ये आपका मटर का पौधा है, इसमें आपका अप्रभावी लक्षण कौन सा है बताओ। लंबे तने, गोल बीज या झुर्रीदार या फैली हुई, ये सब प्रभावी हैं ये सब, और अप्रभावी लक्षण आपका झुर्रीदार है। ठीक है, गोल झुर्रीदार गोल का लक्षण जिनके जीन्स X गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं। लक्षण जो हैं जिनके जीन X गुणसूत्र पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वो कहलाते हैं स्टूडेंट लिंग सहलग्न। ठीक है, क्या कहलाते हैं, लिंग सहलग्न। अगला क्वेश्चन ये बताओ कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है बताओ। विकास की दृष्टि से चिंपैंजी से। ठीक है, चिंपैंजी। वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियोज हैं बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। अरे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं सनन गोस्वामी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस का 22 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को करना क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके अति लोकप्रिय प्रश्न है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए स्टूडेंट। इसमें आपको स्टार वाले प्रश्न मिलेंगे, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। ठीक है, जो आपके 2 और 3 स्टार वाले प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 1 स्टार वाले भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 1 स्टार। ठीक है, पहला स्टार वाला प्रश्न देखो, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है और जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। एक विलयन है जिसका हम लोग उपयोग सफेदी करने में करते हैं। घरों की सफेदी देखते हो, मतलब घरों की सफेदी होती है। ठीक है, सफेद कलर का हो जाता है हमारा हाउस, तो मतलब वो किस चीज का प्रयोग करते हैं कि वो हमारा घर सफेद कलर का हो जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, 500 लाइक तक जरूर पहुंचाना। ठीक है स्टूडेंट, देखो वो जो है आपका स्टूडेंट, वो है एक पदार्थ जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है स्टूडेंट, आप लोग जानते भी होंगे कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका अगर मैं सूत्र की बात करूं तो इसका सूत्र होता है स्टूडेंट CaO। C से कैल्शियम, O से ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसका हमें जल के साथ क्रिया कराना है। जल के साथ क्रिया समझो, जल के साथ, यानी कि ये आपका कैल्शियम समझो CaO है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका हम लोग जल के साथ क्रिया कराएंगे H2O के साथ। तो अगर हम इसका जल के साथ क्रिया कराएंगे, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। ठीक है, अब आप समझो अगर कैल्शियम ऑक्साइड की हम लोग कभी भी जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और प्लस ऊष्मा मुक्त होगी, क्या, ऊष्मा। ठीक है, अब देखो ये आपका है, देखो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है जल, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया।
एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझो, ये आपका डबल स्टार प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखो लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों चढ़ाते हैं, क्यों लगाते हैं? देखो स्टूडेंट, जो लोहे की वस्तुएं हैं उस पर हम लोग पेंट क्यों लगाते हैं? देखो यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, अगर आप लोग और भी अच्छा देखो, लोहे की वस्तुओं पर हम लोग पेंट चढ़ाते हैं ताकि, ठीक है, ताकि के आगे देखो, ताकि लोहे की अभिक्रिया, जो लोहा हैफी है उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है। अगर पेंट चढ़ा दोगे तो उसकी अभिक्रिया नहीं हो पाएगी और जंग लगने से बच जाता है, और वो जो होता है जंग लगने से बच जाता है स्टूडेंट, ठीक है। देखो आप लोग यहां आप लोग लिख देना, लोहे की वस्तुओं में हम लोग पेंट इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि या ताकि लोहे की अभिक्रिया जो है वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है और जंग लगने से बच जाता है। अगर इसे आप किसी भी लोहा है उसे आप लोग बाहर फेंक दो, तुरंत नहीं जंग लग जाता, कुछ दिन आप लोग फेंके रहोगे, वातावरण के संपर्क में आएगा और वो ऑक्सीजन पाएगा, ठीक है, और वायु की नमी पाएगा तो वो अभिक्रिया करेगा, कुछ दिन बाद जंग लग जाएगा। जंग लगने के बाद अगर उसे पटकोगे तो वो मतलब एक ऐसे टुकड़े टुकड़े में छूट जाएगा, ठीक है, तो उसका वजन भी कम हो जाएगा। तो ये होता है आपका लोहे की वस्तुओं पर जंग, मतलब पेंट क्यों लगाते हैं, इसी के कारण कि जंग न लगे। अगला है शुद्ध जल का पीएच मान। 3 स्टार प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। मतलब आपका शुद्ध जल है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? देखो स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं, याद हो जाएगा। देखो आपका होता है इधर, देखो 1 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14, ठीक है। इसके नीचे अम्ल होते हैं, इसके ऊपर क्षार होते हैं। 7 से नीचे अम्ल होते हैं, 7 के ऊपर क्षार होते हैं। 7 के नीचे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं और 7 के ऊपर जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो बीच में होंगे तो वो क्या होंगे, उसका कोई स्वाद ही नहीं होगा, यानी कि जल का होता है सेवन, ठीक है। ये 7 है, 7 के नीचे अम्ल, 7 के और ऊपर क्षार और बीच में लवण, जिसे कहते हैं, देखो लवण नहीं बल्कि आपका जल है, ठीक है। जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, या इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये उदासीन होते हैं। देखो अगला, धामन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। 2 स्टार प्रश्न है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। धामन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा और धोने वाली सोडा, ठीक है। और धोने में हमें क्या करना पड़ता है, वाटर यानी कि पानी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पानी की आवश्यकता ज्यादा होगी तो इसमें हम लोग 10H2O लेंगे। अगर पानी की आवश्यकता ज्यादा यानी कि हमें पानी ज्यादा चाहिए तो 10H2O लो। देखो जैसे मैंने बताया है Na2CO3, इतना लिखने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा पानी ले लो, 10H2O ले लो, ठीक है। अगर देखो ये आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, ये है आपका धामन सोडा, और इसका अगर मैं नाम का बात करूं तो इसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, नाम जानते हैं। अगला है आघात वर्धनता तथा तन्यता से आप क्या समझते हो? NCERT क्वेश्चन है और 1 स्टार प्रश्न है, ठीक है। आघात वर्धनता एवं तन्यता। देखो आघात मतलब होता है किसी चीज पर आघात पहुंचाना, यानी कि पीटना, पीटोगे तभी तो आघात पहुंचेगा। जैसे एक हथौड़ा है, हथौड़ा से किसी चीज पर हम लोग आघात करते हैं तो उसे आघात कहते हैं, आघात वर्धनता। जैसे धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में बनाने की गुणधर्म ये होती है आघात वर्धनता। अगर आपकी तन्यता की बात की जाए तो तन्य मतलब उसे खींचा जाए तो ऐसे लंबाई में बढ़ता हुआ चला जाए, जैसे धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। जैसे एक तार है, एक धातु है, उसे हम लोग ऐसे खींच कर पतले तार के रूप में, ठीक है, कर दें तो वो आपकी तन्यता। सब में तन्यता नहीं होती है स्टूडेंट, क्योंकि आप सबको खींचोगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है आघातवर्धनता और तन्यता। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है कार्बन तथा उनके यौगिक रिलेशन से, ठीक है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन तथा उनके यौगिक। तो यहां आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो यौगिक CH3CH2OH का IUPAC नेम क्या होगा? इसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, नहीं देखे हो तो बोलो IUPAC नेम बाय श्रावण लेक्चर, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इस यौगिक का आपको IUPAC नेम बताना है, ठीक है।
और अगर आप लोग 1 से लेकर 13 लेसन तक नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 से लेकर 13 लेसन तक ऑलरेडी पढ़ा दिया गया, एक चैप्टर एक वीडियो में, 13 चैप्टर 13 वीडियोज में। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 13 चैप्टर पढ़ लो तभी इन सबको सॉल्व कर पाओगे। तो उसे पढ़ने के बाद इसे अच्छे से देखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो उस यौगिक का आईपीसी नेम बताना। पहले आप लोग बताओ इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है। अगर वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे। देखो इसमें OH यानी कि अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। अब अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या आएगा, आल जुड़ेगा। तो इसमें कितने कार्बन है गिनो, 1 2। तो 2 को क्या कहते हैं, एथ, और इसमें आल जोड़ दो, एथे। देखो स्टूडेंट, देखो हमें करना क्या है, एथेन लगाना है और इसमें नाल जोड़ना है यानी कि एथेनाल, ठीक है। एथेनाल होता है स्टूडेंट, ठीक है। एथेन और उसमें आल जोड़ दो यानी कि एथेनाल। अगर OH आपका जुड़ा हो अल्कोहल समूह, ठीक है। देखो इस वीडियो को, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण से समझाओ। योगात्मक अभिक्रिया का अर्थ होता है योग होना, और योग होने का अर्थ होता है जुड़ना, और जुड़ने का अर्थ होता है 2 चीजें जुड़ जाएंगी और किसी एक चीज का निर्माण करेंगी, वही होता है योगात्मक अभिक्रिया। या इसे हम लोग चैप्टर नंबर 1 में संयोजन अभिक्रिया होती है ना, लेकिन उससे थोड़ा अलग है ये, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया भी इनका नाम है लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है, ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। आपको योगात्मक अभिक्रिया बताना है तथा उसका रिएक्शन बताना है, ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता। केवल एक ही पदार्थ बनेगा, कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता, लेकिन जब 2 चीजें संयोग करेंगी तभी ये बनेगा, ठीक है। अब देख लो, जब हम लोग एथिलीन में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हमें एथेन प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए आप लोग समझ लो, ये आपके बांड के द्वारा दर्शाए जाएंगे। कार्बन तथा उनके यौगिक पार्ट है तो इसमें बांड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बांड के द्वारा हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। देखो जैसे यहां CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, 2 कार्बन और 4 हैं तो 2 4 यानी कि एथिलीन, ठीक है। प्लस इसमें अगर आप लोग हाइड्रोजन जोड़ोगे, ठीक है, तो गिब्स आउट आपको क्या मिलेगा, यहाँ अन्य उत्प्रेरक है और कितने डिग्री सेल्सियस पर करना है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब अन्य उत्प्रेरक है और उसे 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ CH3 एंड CH3 मिलेगा और इसका नाम है एथेन। गुड। तो यहां आपको समझ में आया, एथेन हमें मिला। लेकिन यहां कह रहा है कि योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके, यहां 2 पदार्थ यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 ये संयोग किया, लेकिन बनाया क्या, एक अन्य एक ही पदार्थ बनाएगा। तो ये एथेन एक ही चीज बना है, तो कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता। मतलब एक ही पदार्थ बनते हैं, कोई अन्य नहीं बनते हैं। तो यहां एक पदार्थ बनने और कोई चीज नहीं बना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आता क्वेश्चन एसिटिक अम्ल से मेथेन, थोड़ा रिएक्शन होगा यहां, ठीक है। एसिटिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल से आपको मेथेन बनाना है। डबल स्टार प्रश्न है, ठीक है। ये आपका ट्रिपल स्टार प्रश्न था तो इसे जरूर 2-3 बार रिपीट कर लेना, ठीक है। यहां एसिटिक अम्ल से मेथेन, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, एसिटिक अम्ल जिसे हम लोग सिरके का अम्ल कहते हैं, जिसे गांव में प्रयोग किया जाता है सिरके के रूप में। देखो जिसका नाम है CH3COOH, ठीक है। और इसका अगर ये होता है एसिटिक अम्ल, अगर हम इसमें NaOH डालेंगे यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा क्या, सोडियम एसीटेट प्लस जल बनेगा यानी कि CH3 एसीटेट, ठीक है। तो CH3COONA ये है सोडियम एसीटेट प्लस H2O यानी कि जल। समझ में आया। तो यहां सोडियम एसीटेट तथा जल बना। अब इसी सोडियम एसीटेट को CH3COONA कि हम लोग दोबारा अभिक्रिया NaOH के साथ कराएंगे और उत्प्रेरक रहेगा CaO और इसे हम लोग गर्म करेंगे। तब आपका देखो यहां एक, देखो समझना, CH3 है और एक Ca ले लो, CH4 हो गया यानी कि मेथेन बन चुका है। लेकिन बचा क्या, ये तो भी देखना पड़ेगा। तो बचा है यहाँ Na1 और Na1, Na2 लिख दो, Na2 और यहाँ O
और यहां 2 O और H यानी कि Na2 और C, एक C बचा है ना, यहां देखो C1 है, देखो CH3, तो यहां C1 आया यहां, ठीक है, यानी कि CH4 बना, ठीक है। अब यहां 4 चले गए तो यहां एक C अभी बचा है, ये बीच में COONA, ठीक है। तो यहां जब एक C बच गया तो Na2CO3, देख लो बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है स्टूडेंट, आप लोग चेक कर लो एक बार, ठीक है। यहां O कितना है, 2 3 है, तो यहां भी तो 3 है, ठीक है। Na2 है Na, तो Na1 2 हो गया। CH3 है और एक H CH4 हो गया, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम, मतलब मेंडलीफ की आवर्त नियम बताइए। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था, मैं आप लोगों को बता देता हूं, नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को लिखूंगा नहीं, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों से नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। मेंडलीफ की आवर्त का नियम देखो, इनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियम के अनुसार इनके भौतिक तथा तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के लिखो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियमानुसार, फिर कामा लगाओ, फिर लिखो तत्वों के, तत्वों एलिमेंट, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, ठीक है। अगर आप लोग मोजले का नियम जानना चाहते हो तो लिख डालो, मोजले का भी हेडिंग डाल लो, मोजले का नियम, मोजले का नियम, ठीक है, हेडिंग डाल लो स्टूडेंट, ठीक है। देखो, ठीक है, इनका उल्टा है, इन्होंने कहा था कि परमाणु भार, और इसमें मोजले ने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने कहा था परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला जीव विज्ञान में आते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सिंगल स्टार प्रश्न है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का और सिंगल स्टार प्रश्न। देखो, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, कोई भी जीव है उनके द्वारा कार्बन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है कच्ची सामग्री के रूप में, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, नोट कर लो। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम से आप क्या समझते हो। एक टॉपिक आया है, 3 स्टार प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम से आप क्या समझते हो। जाइलम का अर्थ होता है कि जाइलम ऊतक जो होता है पौधों में जल का स्थानांतरित करता है। जा से जाइलम, जा से जाइलम और जा से जल। तो जाइलम ऊतक जो होता है वो पौधों में जल का स्थानांतरित करता है, जबकि पौधों में भोजन का स्थानांतरण ये साहब करते हैं फ्लोएम, ठीक है। जाइलम साहब तो आपका जल का स्थानांतरित करते हैं, लेकिन फ्लोएम जो है ना वो जल भोजनों का स्थानांतरित करते हैं। फ्लोएम देखो, फ्लो में क्या आता है, FL। अभी देखो, अब फूड को क्या लिखते हैं, FWD, तो यहां से FF सेम है, तो ऐसे आप लोग थोड़ा पहचान सकते हो। लेकिन जब आप गए जा से जल, जाइलम, तो एक जान गए तो दूसरा तो जान ही जाओगे, ठीक है। जा से जल यानी कि जाइलम जल का मतलब पौधों में स्थानांतरण करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, 3 स्टार प्रश्न है। देखो, पुमंग एवं जायांग में अंतर क्या है कि जो पुमंग है वो नर जननांग है, मतलब नर जननांग है, ठीक है, मेल है, ठीक है। और जबकि और आपका जायांग जो है वो मादा जननांग है, मतलब फीमेल है, ठीक है। पुमांग और जायांग में अगर कोई पूछे तो यही बताना है, पुमांग जो है पुष्प का नर जननांग है, और जबकि आपका जो जायांग है वो पुष्प का मादा जननांग है। लिंग सहलंगता से संबंधित 2 बीमारियों का नाम लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके ये, ठीक है, 2 स्टार प्रश्न है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, इससे जो आपकी बीमारी है वो 2 हैं, कौन कौन से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और वो है नंबर 1 हीमोफीलिया। क्या है, हीमोफीलिया, जो कि अगर कहीं बॉडी में कहीं कट जाए तो खून ही नहीं रुकता है, इसका अर्थ है हीमोफीलिया। देखो, जब बॉडी में कहीं मतलब
कट जाता है किसी चीज से, तो इसमें हीमोफीलिया में खून नहीं रुकता है, बहना नहीं बंद होता, रुधिर का थक्का ही नहीं बनता है। इससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जब लगातार खून बहता रहता है तो जब खून बचता ही नहीं तो लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अगर हीमोफीलिया का डिफिनेशन लिखता था तो लिख लो, ठीक है। दूसरा वर्णांधता, ये लाल और हरे रंग में क्या विभेद नहीं कर पाता जो वर्णांधता से पीड़ित होगा, इसीलिए, ठीक है। वर्णांधता लाल और पीले रंग में विभेद नहीं कर पाता और इसमें क्या होता है, खून बहता रहता है, रुधिर का थक्का ही नहीं बनता है, इससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। अगला अनुवांशिकता के जनक का नाम बताओ। अनुवांशिकता के जनक बताओ, अनुवांशिकता के जनक कौन है? आप लोगों ने अनुवांशिकता जो विकास में पढ़ा होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। 1 से 13 लेसन तक का नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लो, तैयार कर लो अभी से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इनके जो जनक हैं वो है ग्रेगर जान मेंडल। और इसी में मैं एक क्वेश्चन और ऐड करता हूं, इन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? बताओ। इन्होंने, इसी में मैं ऐड कर लेता हूं क्योंकि पूछा जाता है, इन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? वो था मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम, SATIVUM, पायसम सटाइवम, ठीक है। अगला, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? ये भाई लिख लो, ठीक है। मटर जिसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाइवम, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? यहां लिख लेना स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा 3 स्टार प्रश्न इसे मैं देता हूं क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है फिजिक्स में, ठीक है। छोटे क्वेश्चन में बताओ, सामने पढ़ लो क्योंकि मैंने इसे पढ़ा दिया है। आप लोग अब तो बहुत ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में, फिजिक्स के, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा भी दिया है, बहुत सारे लेसन पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। फिजिक्स में भी देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? सूत्र लिखना है ना, कुछ और नहीं करना। 2 नंबर में आए ये सब पूछे, सूत्र ही लिख दो। आपको डेरिवेशन नहीं करना कि यार डेरिवेशन कर दिए 2 नंबर के लिए, आपने अपना समय गंवा दिया, फिर बाद में क्वेश्चन छूट गया। नहीं, आपको यहाँ 2 नंबर 1 नंबर में आए तो केवल सूत्र लिखो, संबंध पूछे तो, ठीक है। 5 नंबर और या लघुत्तरीय में आए तो आप डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां आपको बताना है इनमें क्या संबंध था। संबंध का अर्थ है कि अगर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी भी हो, वक्रता त्रिज्या हो, दोनों जहां है वही उनका संबंध हो गया, ठीक है। जैसे UVF में संबंध कहा गया, तो जिसमें UVF तीनों आए उसमें संबंध हो गया। 1/F बराबर 1/U प्लस 1/U, तो इसमें तीनों आए ना, तो इसलिए उसका संबंध हो गया। अब यहाँ गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आए, वक्रता त्रिज्या दोनों आए, तो उसमें संबंध क्या होता है? F बराबर R/2। और अगर मैं R पूछूं तो R बराबर 2F। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। देखो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, और 5 बार आ चुका है, तो ये आप लोगों के लिए लगभग 3 स्टार प्रश्न है, ठीक है, लेकिन 2 स्टार में देता हूं, ठीक है, क्योंकि 2020 में भी नहीं आया है तो आ सकता है, ठीक है। देखो, इसका एक फॉर्मूला याद रखना, क्या है कि जो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, देखो यहां मैं लिख देता हूं, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, ये बराबर होता है जो वायु में प्रकाश की चाल इंटू माध्यम में प्रकाश की चाल, और हमें ज्ञात क्या करना है? माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहां अगर मैं बात करूं तो अपवर्तनांक तो 1.5 है, बराबर है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, ठीक है। और यहां हमें माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां मैं माध्यम में प्रकाश की चाल मैं नहीं लिखता हूं, मैं यहां x मान लेता हूं, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल लिख दो, चाहे तो आप लिख लो, चाहे x मान लो, ठीक है। तो यहां x बराबर आपका आएगा 3 × 10⁸ बटा 1.2। 1.2 से काटोगे तो यहाँ x बराबर आएगा 2 × 10⁻³
8 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ मैंने x को क्या माना था, माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, x मानो या फिर आपके मतलब जगह नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने मान लिया है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल को मैंने x माना है। ठीक है, अब मैंने माना है तो लिख देता हूं माना। अब आप लोग जगह रहेगा तो मत मानिएगा। माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर x माना और x बराबर क्या आया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो। नेत्र की समंजन क्षमता देखो नेत्र होता है, नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूर वस्तु जो है, ठीक है, निकट तथा दूर की वस्तुओं को फोकसित कर लेना या फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये आप लोग आपका 2 स्टार प्रश्न है, तो नोट कर लो स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन आपके बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो यहां लिखा हुआ है 250 वोल्ट, यहां वोल्ट कितना है 250, 5 एम्पियर फ्यूज वाले विद्युत बल्ब या विद्युत परिपथ या फिर परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब लगेंगे। बल्ब कितने बल्ब मान रहा है, देखो पूछ रहा है कितने बल्ब, तो माना बल्ब की संख्या बराबर n मान लो, क्योंकि कितने बल्ब हैं तो n मानोगे तभी तो n का मान निकलेगा। ठीक है, अब यहां V आपका कितना है 250 वोल्ट, I कितना है I कितना है स्टूडेंट, I है 5 एम्पियर। और यहां अगर मैं इतना वाट है, ठीक है, तो यहां P जो है n गुणे इतना वाट है। n मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि हमें बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है। अब कितने वाट के कितने बल्ब लगे हुए, इसलिए मैंने n मान लिया। अब आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा P बराबर VI, तो P बराबर VI है तो यहां n है, तो n × 25 बराबर है V कितना है 250 × 5। अब इसका अगर आप लोग गुणा करोगे तो n बराबर, चलो ठीक है, आपका कितना आएगा, देखो यहां मैं अभी गुणा भी नहीं करता हूं, यहां 250 × 5 बटा 25, 25 दो हम 250 10 आया, n बराबर 10 × 5 50, तो यहां आएगा 50, बल्ब की संख्या 50। ठीक है, 50 बल्ब लगेंगे, कितने 50 बल्ब। तो ये था 19 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से। देखो यहां एक आपको दिखेगा डेरिवेशन का सूत्र लिखना है। देखो एक समान या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। तो बल का सूत्र आप लोग जानते हो, F जो होता है उसे बल कहते हैं, और एक समान है तो I/V/L sin थीटा होगा। चलो ठीक है, यहाँ I है धारा, V है चुंबकीय क्षेत्र, L है धारा की लंबाई मतलब धारावाही चालक की लंबाई, और sin थीटा आप लोग जानते हो कोण है। तो यहां आपका हुआ आज का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इतने में से आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का सब आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आप लोगों का अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे जो आपका महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखो स्टूडेंट, अगर आप लोग शुरू से ये वीडियो देखते आ रहे होंगे, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, अब महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय की बारी है, फिर महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय भी देखेंगे, तो आप लोगों को समझ में आने ही वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए स्टूडेंट। देखो ये जो वीडियो है ना, इससे बाहर आपको महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं 15 क्वेश्चन बताने वाला हूं, और ये सब क्वेश्चन रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, संक्षारण तथा विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं। देखो स्टूडेंट, इसका आंसर मैं इसमें नहीं प्रोवाइड करूंगा, आप लोग खुद याद करोगे। और खुद ना याद हो रहा हो तो हर एक क्वेश्चन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
हर एक क्वेश्चन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। जैसे संक्षारण तथा विकृत गंधिता से आप क्या समझते हो, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। मैं लिख दूंगा संक्षारण तथा विकृत गंधिता, फिर लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर जानते हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। दूसरा, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, इसको भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैं नाम लिख दूंगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये सब बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को कई बार कह रहा हूं याद कर लो। ना दे जानते हो तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। क्योंकि अगर नहीं याद करोगे तो आपका पेपर मैं जानता हूं अधूरा ही रह जाएगा, ठीक है। तीसरा है अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। मैंने आप लोगों को 3 परिभाषा बताया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अयस्क, खनिज एवं गैंग तीनों इंपॉर्टेंट है, तो उसको नहीं देखिए तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हर एक क्वेश्चन को सर्च कर सकते हो। उदासीनीकरण अभिक्रिया बाय सामान्य लेक्चरर, आपको वो वीडियो मेरा सबसे ऊपर मिल जाएगा। अयस्क व खनिज की परिभाषा बाय सामान्य लेक्चरर, वो वीडियो आपको सबसे ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। लगाना क्या है बाय सामान्य लेक्चरर, आपको वो हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो कि 3 स्टार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या है समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हो। रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हो, ठीक है। अगला है इन सबको पढ़ाया गया है, नहीं जानते हो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर सकते हो सजातीय श्रेणी बाय सामान्य लेक्चरर। आपको 2 सुविधा है, एक तो सर्च कर सकते हो और एक क्या कर सकते हो, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस सभी मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है, पढ़ा दिया है, लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या सर्च कर सकते हो। तो यहाँ ये 3 स्टार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी 3 ही स्टार प्रश्न है, क्योंकि ये सब बहुत बार आ चुके हैं। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो आप लोगों ने साबुन बनाने की प्रक्रिया पढ़ी थी वही साबुनीकरण है, तो उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना है, मैंने पढ़ा दिया है, सर्च कर सकते हो, या लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धमनी तथा सिरा में अंतर, ये आपके लिए क्या कहूं, 4 स्टार तो कह नहीं सकता, तो 3 स्टार प्रश्न है ही, ठीक है। जाओ, आएगा पक्का। अगला, कायिक प्रावर्धन किसे कहते हैं या कायिक जनन किसे कहते हैं, इसकी विधि उदाहरण सहित समझाओ। इसकी विधि क्या है, कायिक जनन कैसे किया जाता है, जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, ठीक है, ये सब इनकी विधि है, तो इनको भी ध्यान से आप लोगों को बताना है। और कायिक जनन को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, नहीं जानते हो तो सर्च कर लो स्टूडेंट की कायिक जनन बाय सामान्य लेक्चरर, या फिर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई चिंता ही नहीं है, आप लोग वहां एक वीडियो के नीचे ऐसे बना रहेगा, वहां क्लिक करोगे आपको नीचे ले जाएगा, वहां ऐसे लिंक हरा हरा दिखा देगा या नीला नीला दिखाई देगा, ठीक है, वहां क्लिक करोगे मिल जाएगा। कायिक प्रावर्धन, लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप जिसे कहते हो, जीनोटाइप और फिनोटाइप इसे कहते हैं, फिनोटाइप इसे कहते हैं जीनोटाइप, जो जीन होते हैं उसे जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप, या फिर लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप। इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, परिभाषा दो, उदाहरण दो, यही सब, ठीक है। नहीं जानते हो लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हो, कारण निवारण सब कुछ देना है, तो इसको भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार प्रश्न की कैटेगरी में आता है, तो इसे आप लोगों को जरूर 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 तैयार करना है। यही सब तो लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो, इसका कारण या निवारण, इन दोनों को मैंने पढ़ा दिया है, 3 स्टार वाले प्रश्न है, तो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हो निकट दृष्टि दोष बाय सामान्य लेक्चरर, ठीक है स्टूडेंट। अगला है विद्युत प्रतिरोध, मात्रक, बीमा लिखो, मतलब बीमा सूत्र सब कुछ लिखो। विद्युत प्रतिरोध के बारे में जो जो जानते हो, जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, विद्युत प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या है, बीमा क्या है, सूत्र क्या है, सब कुछ लिखना है स्टूडेंट। नहीं जानते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दो स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे वीडियो प्रोवाइड करूंगा हमेशा। तो देखो यहाँ आपका है वाट की परिभाषा, वाट कितना वाट, देखो वाट की परिभाषा देना है और कुछ नहीं करना है। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध लिखो। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध लिखना है स्टूडेंट, इसे ऑलरेडी कवर करा दिया गया है। नहीं जानते हो तो क्या करो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लो, ठीक है।
अगला बायोसेवार्ट का नियम। बायोसेवार्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार प्रश्न है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ लोगे, क्लास 12 में भी काम आने वाला है ये चीज, तो वीडियो को देखना जरूर है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बायोसेवार्ट के नियम का, फ्लेमिंग की दाएं बाएं हाथ का नियम, दाएं बाएं दोनों हाथ का नियम। मैं 3 स्टार पहले बाएं हाथ को देता हूं, फिर 3 स्टार दाएं हाथ को देता हूं। इसका मतलब है दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप कि आप लोग एंजॉय के साथ स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट आप लोग स्टडी अच्छे से करो, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क लाना है। अब की बार 90 पार का टारगेट जरूर रखो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी कर दिया करो स्टूडेंट। और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उन सब का आंसर का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। जैसे आप लोग पहला क्वेश्चन समझो, पहले चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो आप लोग जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है ये लिखो, और कुछ प्रकार जो होते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब लिख दो, ऑक्सीकरण, अपचयन। तो इन सबको अगर देखना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा क्या विस्थापन अभिक्रिया बाई श्रावण लेक्चरर, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया बाई श्रावण लेक्चरर, तब ये वीडियो आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। तब ये आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि इसको मैंने साथ में नहीं पढ़ाया, अलग अलग सभी अभिक्रियाओं को पढ़ाया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को देखना हो तो सर्च कर लेना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसकी रासायनिक और भौतिक गुण, ये सब इस पर वीडियो बन चुका है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और 7 नंबर के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, और इसका लिंक अगर आप लोग इसको बनाना सीखना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो और समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है किडमन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस पर भी वीडियो बन चुका है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। किडमन पर वीडियो बन चुका है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को वहां से आंसर लिखना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन जहां दिखे उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। और जो मैंने पढ़ाया उसे पढ़ लो, एक एक क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखना है आंसर को, फिर यहाँ केवल आधे घंटे लगेंगे सब देखने में, ठीक है। इसको 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे आपको देखना है, छोटे छोटे, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन है स्टरीकरण पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो इस पर भी वीडियो बन चुका है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टरीकरण, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कार्बन तथा उनकी यौगिक पार्ट का, ठीक है। और वो केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हो, विरिक का कार्य तथा चित्र सहित समझाइए। चित्र बनाना नहीं जानते हो तो आप लोग देख लेना। और उत्सर्जन तंत्र, इसका भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। उत्सर्जन तंत्र और विरिक का कार्य, और इसका चित्र भी बनाया है, और बहुत कुछ इसके बारे में बताया उत्सर्जन तंत्र के बारे में, ठीक है। उत्सर्जित पदार्थों को जो बाहर निकाला जाता है, तो यही आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में लिखना है। देखो जो मैंने वीडियो बनाया उसे अगर देखोगे तो इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, और नोट कर लो, ठीक है। इन सब क्वेश्चन का आंसर को पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। देखो आपको चित्र बनाना है और इसके विभिन्न भागों या चक्रों को कार्य बताइए। तो इनके विभिन्न भागों को बताना है, ठीक है। तो आप लोग को लिए इस वीडियो पर भी, इस टॉपिक पर भी वीडियो बन चुका है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सबका लिंक मिल जाएगा, लाइन से मैं लिख दूंगा। पुष्प की संरचना, स्टरीकरण और किडमन, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, इन सबको मैं लिख दूंगा। एक एक लिंक पर क्लिक करना और एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए जाना, और एक एक क्वेश्चन अपने माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। तो ये था पुष्प की संरचना, यानी कि पुष्प का निम्नांकित चित्र बनाकर उनके भागों को दर्शाइए, जो उनके भाग होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला है मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों का विवेचना कीजिए। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमान का नियम, ये तीनों आपको बताना है, मेंडल के तीनों नियम, ठीक है। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको तीनों नियम एक वीडियो में पढ़ाया गया है, तो आपको उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से लिंक पर क्लिक करो, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगला है मानव नेत्र चित्र सहित उसकी भागों का व्याख्या करो। इस पर भी वीडियो बन चुका है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक का लिंक मिल जाएगा, देख लेना। मानव नेत्र पर भी वीडियो बन चुका है। और यहाँ अगला है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, इसका सत्यापन भी कीजिए। तो इस पर भी वीडियो बन चुका है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग ध्यान से देख लेना, हर एक क्वेश्चन का आंसर देखना जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है।
तो इन सब का आप लोग एक एक वीडियो देखते हुए जाना, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, ठीक है। यहाँ अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन कि विद्युत मोटर का चित्र बनाकर निम्नलिखित या विभिन्न भागों का वर्णन करो। तो विद्युत मोटर को भी ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, अगर नहीं देखे हो तो सर्च कर सकते हो विद्युत मोटर बाय श्रावण लेक्चरर, या लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको लिंक से नहीं देखना है तो आप लोग सर्च कर लो मानव नेत्र बाय श्रावण लेक्चरर, मंडल का नियम बाय श्रावण लेक्चरर, आपको वो वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। ये सबसे अच्छा ट्रिक है अगर हमारा वीडियो देखना है तो किसी भी टॉपिक पर। तो स्टूडेंट ये था 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्लास 10 साइंस के लिए। इससे बाहर जो है ना बहुत कम आने का चांस है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशली है, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग पहले डिस्क्रिप्शन में जो जो लिंक है उस पर क्लिक करके सब आप आंसर लिख लो ढूंढ कर, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।